नजर आपको इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में फिलहाल डिप्टी सीएम है। कह रहे हैं कि अगर समर्थक कहेंगे तो सीएम बनूंगा, समर्थक चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। सीएम की दावेदारी पर बोले टीएस सिंहदेव, समर्थक चाहते हैं मुख्यमंत्री बनूं। सुनिए। मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो। तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता की तरह चुनावी मैदान में हूं और पार्टी जो तय करेगी वही मेरे लिए सर्वोच्च और सर्वमान्य होगा। चलिए अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। दिग्गजों को लेकर ये जानकारी है और भोपाल के वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन है देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान आप देख रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में है, लगातार डटे हुए हैं और इसके अलावा कृष्णा गौर गोविंदपुरा सीट से चुनावी मैदान में है। विश्वास सारंग है चुनावी मैदान में और विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री भी हैं। नरेला भोपाल से वो चुनावी मैदान में इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा जो वीआईपी सीट है उस पर देख लेते हैं। पीसी शर्मा चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री भोपाल दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में इस बार वो किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा जो भोपाल की वीआईपी सीट है वो आरिफ मसूद भोपाल मध्य से विधायक हैं, वो भी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये भोपाल की जो वीआईपी सीटें हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन 2018 में क्या यहाँ के आंकड़े रहे थे बताने के लिए सीधे चलते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल जया, वीआईपी उम्मीदवारों के चेहरे आपने दिखाए कि कौन कौन इस बार मैदान में है और अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन 2018 के जो आंकड़े थे वो क्या कह रहे थे? देखिए भोपाल रीजन की कुल सीटें कितनी है, 25 सीटें यहाँ पर है, जिसमें 2018 में कांग्रेस के पास 9 सीटें आई थी। 2018 में इस रीजन में बीजेपी आगे थी, यानी कि 16 सीट बीजेपी के पास आई थी और जो अदर्स थे वो शून्य पर रहे थे। तो ये पूरा जो आंकड़ा है ये 2018 का आंकड़ा है, जहां पर 25 सीटें हैं भोपाल रीजन में। कांग्रेस के पास आप देखिए 9 सीटें उस वक्त आई थी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 16 सीटें आई थी और अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा तमाम पार्टियों की तरफ से किया जाता है। और चलिए एक बार फिर से तब और अपडेट्स के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं रोमाना के बाद। तो भोपाल के वीवीआईपी कैंडिडेट्स, भोपाल रीजन के आंकड़े आपने देख लिया और भोपाल रीजन मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाला इलाका। हालांकि शिवराज का चेहरा इस बार पार्टी की तरफ से आगे नहीं किया गया, बावजूद इसके शिवराज ने ताकत पूरी झोंक दी इस चुनाव में। लेकिन क्या ये चुनाव 2023 वाला शिवराज वर्सेस कमलनाथ बन पाया या कमल वर्सेस कमलनाथ ही बनकर रह गया? शुक्ला जी। हाँ। चौहान है और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं। तो ये वर्सेस तो रहेगा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ एक चेहरा नहीं रखा गया बल्कि एक समग्रता लाई गई है और समग्रता के हिसाब से उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी उतारा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ का मामला नहीं है, मामला कमल वर्सेस कमलनाथ का है। कमल वर्सेस कमलनाथ तो भाजपा बनाना चाहती है, लेकिन अगर आप इस पूरी चुनावी मुहिम पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो आपको दिखाई देगा कि भाजपा की तरफ से सर्वाधिक सक्रिय अगर कोई व्यक्ति है तो वो शिवराज सिंह चौहान है और उनकी सक्रियता के पीछे एक दीर्घकालीन नियोजन भी है, एक प्लानिंग भी उनकी पीछे दिखाई पड़ती है। बाकी सब लोगों के चेहरे तो अभी कुछ दिन पहले प्रकट हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार इस चुनावी मुहिम में मौजूद हैं। भाजपा का जो भी हश्र हो इस चुनाव में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक कहानी है उसमें इस चीज का जिक्र काफी दिनों तक होता रहेगा। तो प्रदीप जी, अब सवाल ये कि बीजेपी चाह रही थी कि ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस कमल बन जाए। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में इतनी ताकत लगा दी कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ ये चुनाव बनने से रुक नहीं पाया। अब इसका फायदा या नुकसान बीजेपी को क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये कमलनाथ वर्सेस कमल बनाना चाहती थी। अगर ऐसा स्पष्ट रूप से चाहती तो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया होता सीन से, स्पष्ट कर दिया गया होता कि ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वो एक संदेह बना रहने दिया गया है कि वो भी रेस में हैं, बनेंगे कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन वो भी रेस में हैं। और ये जो मुख्यमंत्री होगा उसका चेहरा कैसे नहीं होगा, वो तो केंद्र में होगा ही
और जितना सक्रिय हैं, जो अभय जी ने बात कही, जितना सक्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है कमलनाथ से भी ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। तो बीजेपी में उनसे ज़्यादा सक्रिय तो और कोई है नहीं, न उनसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय है, न उनसे ज़्यादा किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है। तो इसलिए बाकी जो लोग उतारे गए हैं उनके लिए तो अग्नि परीक्षा, उनके लिए बड़ी समस्या है। लेकिन ये अगर विधानसभा चुनाव तो ठीक है कि सब शिवराज सिंह चौहान से बेहतर लोकप्रिय बीजेपी में कोई नजर नहीं आता है, ग्राउंड पर उनसे ज्यादा एक्टिव कोई नजर नहीं आता है। लेकिन शुरुआत में तो इस चुनाव में जब तैयारी बीजेपी की नजर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे शिवराज सिंह चौहान से बड़ा बैगेज बीजेपी के पास और कोई नहीं बचा। मैं देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। जहाँ तक अनुभव और प्रशासन की बात है तो उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो यही थ्योरी दी गई कि इनके पास अनुभव क्या है। आज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अनुभव होगा। और पहली बार जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनके पास वो भी अनुभव विहीन थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जो चेहरे उतारे गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे, संगठनात्मक तौर पे अनुभवी लोग हैं, चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे राकेश सिंह जी हों, ये सब प्रशासनिक और नहीं तो ये इसीलिए उतारे गए ना क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि बैगेज बन गए शिवराज सिंह चौहान। वो जो सत्ता विरोधी लहर और वो इतने साल का शासन, उस सब की काट के तौर पर यही पार्टी को सूझा कि साहब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे कर लिया जाए। 2018 में तो तीनों नेता राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए थे। उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेता की बाद में सत्ता में कोई वापसी नहीं हुई। इन तीनों में से केवल शिवराज सिंह चौहान की बीच में सत्ता में वापसी हुई है, और वो बिना आला कमान की मर्जी को तो नहीं हो सकती थी। हाँ। वो तो आला कमान ने चाहा था तभी तो वो सत्ता में आए। तो इस लिहाज से देखा जाए कि अगर न्याय और अन्याय की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अन्याय आला कमान अगर करता है किसी के साथ में तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान के साथ करता हुआ दिखता है। मैं रोक सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, सवाल के जवाब में परिपक्व अंदाज में जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव सुनाई पड़े कि साहब मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने मेरा नाम आगे बढ़ाया नहीं है, हम सामूहिक नेतृत्व में जिसकी कमान भूपेश बघेल के हाथ में है उसी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब क्या निकाला जाए? मतलब ये निकाला जाए रोमाना कि पिछले 5 साल में कितनी टीस रही होगी टीएस सिंहदेव के अंदर, और पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं किया गया ये कौन नहीं जानता है। तो और मुख्यमंत्री किसको नहीं बनना है? 90 विधायक होते हैं, 90 विधायक होते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के। किसी से भी आप पूछ लीजिए तो कहेगा मुख्यमंत्री मुझे बनना है और मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूं। लेकिन टीएस सिंहदेव तो नाम में आगे थे, रेस में आगे थे। 2.5 साल की एक थ्योरी भी है कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना था। उसके बाद लड़ाई अंतिम में जब लगा कि अब ये मानेंगे नहीं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया। वो 5 साल से ये कहते जरूर रहे कि नहीं मेरा नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन वो लास्ट में अंतिम में एक बात ये जरूर कहते हैं कि देखिए समर्थकों का क्या है, उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो ये तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और धान किसान, मैं बार बार ये कहता हूं कि धान और किसान और उस अंतिम व्यक्ति तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की नीति लाकर लोगों के मन में जो अपना एक इमेज बनाई है, अपनी इमेज बनाई है, ब्रांड काका की इमेज बनाई है, तो अब इतने आरोप लग रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए हैं। दीपक बैज को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और टीएस सिंहदेव तो चाहेंगे ही कि कम से कम 5 साल तक मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की तो मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे मिले। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद ये तय होगा। और मैं जहां खड़ा हूं रोमाना, आपके प्रश्न से अलग मुझे लगता है ये तस्वीर दिखा देना चाहिए, क्योंकि रोमाना ये छत्तीसगढ़ को दर्शाता हुआ मतदान केंद्र है। देखिए धान की बाली लगी हुई है, ये तस्वीर और कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम कलर तलाशते रहते हैं तो मुझे लगा कि आपके ये राजनीतिक जो बयानबाजी है उसके साथ साथ इन कलर को भी दिखा दूं। ये दुर्ग भिलाई का एक मतदान केंद्र है और यहाँ पर कैसे इसको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जो वोटर आ रहे हैं वो भी बहुत उत्साहित होकर देखिए यहाँ पर सेल्फी जोन में आ रहे हैं। उसके साथ साथ इसको कैसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के आधार पर सजाया गया, ये देखिए धान की बाली और ये सब लगाकर, तो मुझे लगा कि ये दर्शकों को दिखाना चाहिए। हाँ, आप लोग ले लीजिए। पर्व है, सजावट तो बनती है और वाकई में बेहद खूबसूरत तस्वीर ज्ञानेंद्र जो आप दिखा रहे हैं। तो धान किसान और छत्तीसगढ़ियावाद, यही बघेल मॉडल, और इसी के बूते पर कहीं ना कहीं वो जीत की कहानी लिखने की कोशिश करते हुए भूपेश बघेल
पटेल, लेकिन टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम और उनके मन में भी सीएम बनने का वो लड्डू फूटता हुआ सपना जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रविकांत के साथ इस वक्त मौजूद है टीएस सिंहदेव। रविकांत, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।